हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट एंड आई होप आपकी एफकेट एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छी होगी क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही क्लोज है और तैयारी नहीं भी हुई है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। अभी जो हम ये स्ट्रेटजी देखेंगे, जो टिप्स मैं आपको भी बताऊंगा, इन बातों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप बिना तैयारी के भी एफकेट जैसे एग्जामिनेशन को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ओके, देखो तैयारी हो गई है, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। देखो ये जो आपका एंड मोमेंट है, एग्जामिनेशन एकदम बिल्कुल करीब है। आपने पिछले कुछ दिनों से खूब तैयारी करी होगी, पिछले 3-4 महीने से, 4-5 महीने से बच्चे खूब तैयारी करते हुए आ रहे हैं, राइट। लेकिन देखो होता क्या है, डिस्पाइट हैविंग सो मच तैयारी, बहुत ही अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी बच्चों का रिटर्न तक क्लियर नहीं हो पाता है, इवन उनकी कट ऑफ तक क्लियर नहीं हो पाती है। ओके, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कुछ भी पढ़ा नहीं होता है, कुछ भी उन्होंने तैयारी नहीं करी होती है, बट डिस्पाइट दैट वो केवल कट ऑफ ही क्लियर नहीं करते हैं बल्कि वो बहुत अच्छा स्कोर भी करते हैं। रीजन क्या है? स्मार्टनेस। ओके, आपका तरीका क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपका नजरिया क्या है एग्जामिनेशन के लिए। आप लोगों ने पढ़ने की तैयारी की है, आप लोगों ने नॉलेज गेन करने की तैयारी की है, लेकिन वो स्मार्टनेस के साथ में जाते हैं कि उनको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ओके, पेपर में क्या अटेम्प्ट करना है, क्या छोड़ना है, तो ये भी आपकी एक स्मार्टनेस का पार्ट होता है। ओके, तो देखो आज की इस क्लास में हम उन सभी चीजों को देखने को जा रहे हैं। काफी बच्चों की ये डिमांड थी, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और मैंने भी देखा है कि बच्चों के अंदर पैनिक है, वो होपलेस हैं, घबराने लग जाते हैं जैसे एग्जामिनेशन करीब आता है। ओके, तो ये रहता है दिमाग में कि भाई अभी हमारा ये भी छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, तो हम कैसे तैयारी करें, अब हमारा ये भी बच गया, ये भी बच गया, अब केवल 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं। तो बेटा कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने से कुछ नहीं होगा, उससे आपका नुकसान ही नुकसान होगा, राइट। लेकिन आप एकदम चिल होकर जाओगे। अभी मैं आपको देखो बता रहा हूँ आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। ओके, कौन कौन से क्वेश्चंस पहले करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, जिनसे कि आपने तैयारी ना भी करी है तो भी आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे, और केवल क्लियर ही नहीं करोगे, अच्छा स्कोर भी करोगे। ओके, देखो जब हम ये पेपर दिया करते थे तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मेरे कई सारे फ्रेंड और मैंने ये कई बार पेपर बिना तैयारी के क्लियर किया है। ओके, और मैंने केवल 17 डेज में प्रिपरेशन की थी इस एग्जामिनेशन के लिए, देन आई स्कोर 248 मार्क्स, राइट। वही स्ट्रेटजी और प्लानिंग होती है, थोड़ा स्मार्टनेस का खेल होता है, तो वो देखो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। आजकल का जो कंपटीशन है बहुत ही ज़्यादा है, कुछ सीटें हैं, लाखों बच्चे उसमें रेस में दौड़ रहे हैं, तो आपको रेस में उन लोगों को कुचल के आगे आना पड़ेगा, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो देखो आज हम ये स्ट्रेटजी देखने जा रहे हैं जिससे कि आप आसानी से 200 प्लस स्कोर कर सकते हैं। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप और भी अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एंड बिफोर स्टार्टिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डिफेंस करंट अफेयर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, टेलीग्राम और ऐप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, चलिए देखते हैं। देखो जैसे ही एग्जामिनेशन आपके नज़दीक आता है तो बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, और 95% जनता यही गलती करती है। देखो गलती क्या करते हैं कि हम कितना भी पढ़ते रहें, हमारा कुछ ना कुछ बच जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम एंड मोमेंट पर अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में लगे रह जाते हैं। अब हमको क्या दिखेगा, एग्जामिनेशन के 4 दिन बच रहे हैं, 2 दिन बच रहे हैं, अब हमको लग रहा है कि यार मैथ में ये टॉपिक बच रहा है, इंग्लिश में सिनोनियम्स और एंटोनियम्स बच रहे हैं, जीके में ये सब कुछ बच रहा है, अभी अवार्ड्स एंड ऑनर बच रहे हैं, हिस्ट्री बच रही है, जियोग्राफी बच रही है, बायोलॉजी बच रही है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम उसको कवर करने के चक्कर में लगे रहते हैं, और जो पीछे वाला होता है, जो आसान पोर्शन होता है, जो हमने पढ़ा हुआ है, उसका रिवीजन नहीं हुआ होता, तो उसकी वजह से हम उसको भूलते हुए जाते हैं, राइट। तो देखो उसकी क्लैरिटी हमारे माइंड में नहीं रहती है, और हम सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में लगे रह जाते हैं, लेकिन जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम रिवाइज नहीं कर पाते, और जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे वो आपके दिमाग में क्लैरिटी के साथ में स्टोर्ड नहीं रहेगा, और जब आप एग्जामिनेशन में एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो कंफ्यूजन रहेगा, सब कुछ मिक्सअप रहेगा। ओके, आपको ये तो लगेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा है, लेकिन वो दिमाग में क्लियर नहीं होगा, वो आपके दिमाग में हिट नहीं करेगा, कंफ्यूजन रहेगा, फॉर्मूला में कंफ्यूजन रहेगा कि यार यहाँ पे माइनस था या प्लस था, इस वाले सिनेरियो में लगाना था या इस वाले में नहीं लगाना था। तो वो किस वजह से होते हैं, क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है। ओके, बिना रिवीजन के यदि आप जाओगे तो यही होगा। तो मेरी पहली और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि आप अब पूरा सिलेबस करने की बजाय जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी भी बार कर रहे हो उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हर चीज़ की क्लैरिटी रहेगी, आपको मैथमेटिक्स के सारे सिनेरियो समझ में आएंगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस में ये वाला फॉर्मूला लगता है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे होगा। ओके, प्रोबेबिलिटी में इस टाइप से होगा तो इस तरीके से होगा, हमको स्पीड एंड ट्रेन वाला क्वेश्चन करना तो इस तरीके से करना होगा। तो देखो इन सब चीज़ों का आप रिवीजन करोगे, देन यू विल हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, सारे आइडियाज, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में एकदम क्लियर रहेंगे, और जैसे ही क्लियर रहेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता हुआ
हुआ चला जाएगा। और यदि आप ये सिलेबस के चक्कर में लगे रहोगे तो देखो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन करने को बैठोगे तो आपको ये लगेगा कि अरे यार ऐसे करा था, ऐसे करा था, सोचने की जरूरत पड़ेगी। और एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता कि आप तसल्ली से बैठ के सोच लें, ठीक है। वहां पे आपको बहुत क्विकनेस के साथ में डिसीजन लेने होते हैं और वो सही डिसीजन होने चाहिए, राइट। और देखो और दिक्कत क्या होती है, बच्चे और दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं कि वो डिफिकल्ट टॉपिक्स को करने को बैठते हैं। अब से पहले क्या है कि वो जितना उन्होंने पढ़ा है पढ़ लिया है, लेकिन जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं उनका एक फोबिया होता है बच्चों के अंदर। जैसे कि मैथमेटिक्स है, जिन लोगों की मैथमेटिक्स वीक है, अब उनके अंदर एक फोबिया है कि भाई मैथमेटिक्स को पूरा करना है। अरे यार वो टॉपिक बच रहा है, वो टॉपिक बच रहा है, अरे यार वो परसेंटेज वाला बच रहा है, अभी मेरे को वो भी करना है, वो भी करना। तो देखो जो चीज़ आपके लिए डिफिकल्ट है वो चीज़ अब आपको एग्जाम से 2 दिन पहले नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जो चीज़ आपके लिए जिंदगी भर अब तक ग्रेजुएशन करने के बाद तक भी डिफिकल्ट है तो आप 2 दिन में उस पर फतेह हासिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए। और जो चीज़ आपके लिए आसान है, जैसे कि कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश को करो, उसको अच्छे से करो, उसका रिवीजन करो, तो उससे जो क्वेश्चन आए वो आपका मिस नहीं होना चाहिए, राइट। तो देखो डिफिकल्ट टॉपिक्स पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो इजी है आपके लिए, जैसे कुछ लोगों के लिए मैथमेटिक्स इजी होती है तो आप मैथमेटिक्स को अच्छे से करो, रीजनिंग को अच्छे से करो, रीजनिंग सबकी अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो देखो एक तो ये 2 मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ये 2 मिस्टेक्स आपको लेकर डूबती हैं बच्चों को। 95% बच्चे जो हैं इसके ट्रैप में फंसते हैं और वो यही करते हैं। ये देखो एक साइकोलॉजिकली होता है बेटा, जैसे जैसे एग्जाम आएगा तो प्रेशर बनने लगता है, बंदा होपलेस होने लगता है कि ये भी बच रहा है, ये भी बच रहा है। तो यही देखो मैच्योरिटी है, समझदारी यही है। अब देखो जो भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो, सबसे पहले आपको उस एग्जामिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। स्मार्टनेस के साथ में आपको पेपर देना है, उसी हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए, उसी हिसाब से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई पेपर को हमको अटेम्प्ट कैसे करना है। एफकेट एग्जामिनेशन की बात करें तो 100 क्वेश्चन होते हैं, आप सभी को पता है। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो आपका टोटल पेपर 300 मार्क्स का होता है। ओके, पीछे के ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स की यदि हम कट ऑफ की बात करें तो देखो 165 हाईएस्ट गई है, इससे ऊपर कभी गई नहीं, इससे नीचे ही रही है। 150 से 160 के आसपास, इसके बीच में ही वेरी करती रहती है। और देखो यदि हमको 165 मार्क्स भी लेकर आने ना, तो बेटा ओनली हमको 55 क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत है, जो कि सही होने चाहिए विदाउट बीइंग नेगेटिव, ठीक है। यदि आप कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव ना करो और ओनली 55 क्वेश्चन कर दो, ओनली 55 क्वेश्चन कर दो आप आउट ऑफ 100, तो आपके 165 मार्क्स बन जा रहे हैं। ओके, और नेगेटिव की बात करें तो देखो -1 होगा। एवरी रॉन्ग क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर कटेगा और सही पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो देखो आपको 165 मार्क्स लाने के लिए ओनली 55 क्वेश्चंस करने की जरूरत है। कोई यदि कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मुंह उठा के जाओ, तब भी आप 55 क्वेश्चंस आसानी से कर लोगे, यदि आप स्मार्टनेस से काम करोगे, विदाउट बीइंग होपलेस एंड नर्वस वगैरह, ये सारी क्वालिटीज को अलग रख के। देखो 100 क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में, ठीक है। 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम 100 के 100 क्वेश्चन सही करें, सारे के सारे हम सही करें। और आजकल फोबिया भी ऐसा चल रहा है, ऐसी बात चल रही है इंटरनेट पे, मैं देखता रहता हूँ कि भाई 250, 270, 260 इतना स्कोर लेकर आना है, 200 प्लस ही लेकर आना है तो ही सिलेक्शन होगा। मानते हैं अच्छा स्कोर होना चाहिए, मेरिट में उसका काफ़ी बड़ा रोल रहता है, लेकिन देखो मैं ज़्यादातर क्या देखता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चों का ड्रीम रहता है बहुत अच्छा करने का, कि भाई हमको 250 लेके आने हैं, 225 लेके आने हैं। लेकिन होता क्या है कि वो फिसल के इतने नीचे आते हैं कि उनकी कट ऑफ तक क्लियर नहीं हो पाती है, ये 160 170 तक नहीं ला पाते हैं वो। तो देखो इतना भी उठाने की कोशिश ना करो कि वही आपको नीचे दबा दे और आपसे कुछ भी ना उठे। ओके, तो कट ऑफ तक क्लियर नहीं हो पाए तो थोड़ा समझदारी से काम लो। माना आपने 70 क्वेश्चंस कर दिए, आउट ऑफ 100 आपने 70 क्वेश्चंस कर दिए, 30% आपने सिलेबस छोड़ भी दिया, 70% आपने तैयारी कर लिया, लेकिन उसका रिवीजन आपने अच्छे से कर लिया, तैयारी बढ़िया से कर ली है, तो आपने 70 क्वेश्चंस में से 65 भी सही कर दिए। अनफॉर्चुनेटली आपके 5 क्वेश्चन गलत भी हो गए, तो देखो कितना स्कोर बन रहा है आपका, 6 × 18, 5 × 15, 195 - 5, 190 स्कोर हो रहा है आपका। बताओ 190 कोई कम है क्या स्कोर? कितना अच्छा स्कोर है। और आप केवल कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पा रहे हो, 190 आप 200 के करीब पहुंच पा रहे हो। ओके, जबकि आपने 30% सिलेबस कवर ही नहीं किया, उसको तैयार ही नहीं करा। तो देखो यही चीज मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये सारा सिलेबस करने की जरूरत क्या है? किसने बोला कि 300 में से 300 नंबर लेकर आने? कौन सा आपको मेडल मिलने वाला है? और तुम्हें क्या लगता है कि 250 नंबर लाने वाला वो सेलेक्ट ही होता है, मेरिट तक पहुंचेगा? वो पहले दिन बाहर होते हैं, एसएसबी में बाहर होते हैं, पहले दिन स्क्रीन आउट होते हैं। काफी सारे बच्चे, बहुत अच्छा स्कोर वाले बच्चे स्क्रीन आउट होते हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कोर जस्ट
कट ऑफ के आसपास होता है और वो रिकमेंड होते हैं, आगे जाके वो रिकमेंड होते हैं, मेडिकली भी फिट होते हैं, राइट, और उनका सिलेक्शन भी होता है। तो आपको इन सब बातों को समझने की जरूरत है, इस बफर में मत फंसिए, अपना एक टारगेट बनाइए। माना कि हमको 80 क्वेश्चंस करने हैं, 80 में से यदि हमने 70 भी कर लिए तो भी हम 200 प्लस पे जा रहे हैं, ठीक है, तो भी हम 200 प्लस पे जा रहे हैं, 200 के आसपास बड़े आसानी से आ जा रहे हैं। तो देखो जो आपका वो 70 to 80% पेपर है उसको बेटा आप अच्छे से करिए। अब चलो देखते हैं कि भाई ये 70-80 भी कैसे कैसे करने हैं, चलो देखते हैं। ये देखो आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में 4 सेक्शंस होते हैं, एज यू नो, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग में 25, इंग्लिश में 30 और जीके में 25 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, आप सभी लोगों को पता होगा, ये नहीं पता है तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। अब देखो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में 20 में से माना आपने 14 क्वेश्चंस कर दिए, ओके, आपके 6 छूट गए, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। देखो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं और माना आपने वो छोड़ दिया, आपने इसमें से 14 कर दिए। रीजनिंग में आउट ऑफ 25 माना आपने 20 कर दिया। देखो रीजनिंग में आपके सबसे ज्यादा अटेम्प्ट होने चाहिए, ओके, और रीजनिंग में आपका सबसे ज्यादा स्कोर होना चाहिए, क्योंकि अदर सेक्शंस जो हैं जिनकी मैथ है वो मैथ में भी अच्छा करेंगे, मैथ और रीजनिंग ही स्कोर कराते हैं और इंग्लिश भी स्कोर कराती है। लेकिन काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, हिंदी मीडियम से होते हैं, मलयालम मीडियम से होते हैं और किसी उनके जो रीजनल मीडियम होता है उससे पढ़े हुए होते हैं, तो उनकी इंग्लिश वीक पड़ जाती है, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स में वो लोग फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी एफकेट एग्जामिनेशन की इतनी डिफिकल्ट कोई इंग्लिश नहीं है, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजें सारी ईजी होती हैं। आउट ऑफ 30 माना आपने 20 क्वेश्चंस इसमें कर लिए, ठीक है, जीके में माना आपने 10 क्वेश्चंस कर लिए, तो कितना हो गया, 30 ये हो गया और 20 50 और ये 64, तो देखो कितना स्कोर हो रहा है आपका, 6 3 18 4 3 12 192, देखो आसानी से हो जा रहा है, आप 190 पे पहुंच पा रहे हो यदि आप वो इतने इतने क्वेश्चंस भी छोड़ दो। और ये जो हैं ये कौन से क्वेश्चन छूटेंगे, ये डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन छूटेंगे जिनको कि तैयार करने के चक्कर में बच्चे आजकल लगे हुए रहते हैं, जिनका फोबिया रहता है, तो आप बेटा उनको छोड़ भी दो, आप मीडियम लेवल तक की तैयारी कर लो ना, तो भी आप 190 से 200 तक स्कोर कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना टारगेट बनाओ। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में कोई टॉपिक डिफिकल्ट है, फॉर एग्जांपल आपको परसेंटेज में दिक्कत आ रही है या प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप हाई लेवल पे मत जाओ, लेकिन मीडियम लेवल तक उसको जरूर करके जाओ, जो उसके सिंपल और मीडियम लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर करके जाओ। तो ये जैसे 20 क्वेश्चंस हैं, देखो कोई भी पेपर होता है, कोई भी सेक्शन होता है, उसमें 40% पेपर सिंपल होता है, 40% मीडियम लेवल का होता है और 20% डिफिकल्ट होता है। तो आपका वो 20% छूट भी जाएगा, तो मीडियम लेवल के जो वो 80% है उसको तो आप कर लोगे ना, तो वो 20% को छोड़ो, आप क्यों पीएचडी क्यों करनी है, आपको पेपर पास करना है, राइट। तो आपको पेपर पास करने के लिए स्मार्टनेस होनी चाहिए आपके पास में, तो इस तरीके से देखो आपको करना चाहिए, मीडियम लेवल तक के क्वेश्चंस कर लो, जो भी टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स का जो भी सिलेबस है वो कर लो। ऐसे ही रीजनिंग में देखो काफी सिंपल है, सारी चीजें सिंपल है बेटा इसमें। देखो डॉट सिचुएशन पूछ रहा है, वेन डायग्राम पूछ रहा है, ये देखो काफी सिंपल होते हैं, इसमें मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ वर्क करने की जरूरत है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रॉकेट साइंस लग रहा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। हर बच्चा इसमें अच्छा कर सकता है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो चाहे आर्ट बैकग्राउंड से हो। रीजनिंग इज ऑल अबाउट आवर कॉमन सेंस, और यदि आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो इतना कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए। रीजनिंग में यू कैन परफॉर्म वेल, और यदि आपको स्कोर अच्छा करना तो देखो आपको इन 3 सेक्शंस में अच्छा करना ही पड़ेगा। इसमें देखो बहुत ही कम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, और जो लोग इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं उनकी तैयारी अच्छी होती है, ओके, उन्होंने काफी एफर्ट्स लगाए हुए होते हैं। और देखो मैं आपको बता दूं, जितना टाइम आप इसको तैयार करने में लगाओगे इतनी देर में आप इन तीनों को तैयार कर लोगे। पैरा जंबल्ड होंगे, स्पोर्टिंग एरर्स होंगे, ये देखो सारी चीजें बेटा आसान है। ग्रामर को आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, सब में ये रीडिंग स्किल्स और ग्रामर का खेल है, ऐसा कोई अलग से कोई ये नहीं है कि भाई सिलेबस बड़ा है हमको आता नहीं है, हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। देखो मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ और एक किसान परिवार से आता हूँ, गाँव से आता हूँ, और खूब अच्छा मैंने स्कोर किया था। ओनली 17 डेज में प्रिपरेशन करके मैंने 248 स्कोर किया था। मेरी इंग्लिश उस टाइम पे इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी 248 स्कोर किया था। तो देखो ये सभी स्मार्टनेस होती हैं, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, होपलेस मत होना, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट। आप फोर्स ज्वाइन करने जा रहे हो, यू नीड टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट, ठीक है, चाहे बेशक आपको दिख रहा है सामने खतरा, लेकिन रहो आप कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट रहोगे तो खतरा भी साला झक्का मार के जाएगा आपके सामने से हटके, ठीक है। तो देखो आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, यदि आपके एटीट्यूड में दम है तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी जाएगी और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप तैयारी करो, पूरा सिलेबस करने मत बैठना। अब देखो पेपर को अटेम्प्ट करने की बात करते हैं, ये जो 2 घंटे हैं इसमें आप
आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आपकी वहाँ पर परफॉर्मेंस क्या है, ये बहुत मैटर करती है। मैटर ये नहीं करता ज़्यादा कि आपने तैयारी क्या करी है, आपने 6 महीने में क्या पढ़ा है, ठीक है, उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आपको इस रेस में दौड़ना आता है या नहीं आता है। ओके, आप कैसे आगे निकलोगे। बेशक आपके पास में कितनी नॉलेज है, लेकिन यदि आपको इस रेस में दौड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है और यदि आपने इसकी तैयारी नहीं कर रखी है तो लोग आपको कुचल के आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखो, आपकी ये 2 घंटे की स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपका एकदम तैयार होना चाहिए। देखो, मैं अभी आपको बताऊं, कोई भी पेपर है, मैंने अभी आपको बताया कि 40% ईजी होता है, 40% मॉडरेट होता है और 20% डिफिकल्ट होता है। अब देखो, बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि भाई माना हमारा रीजनिंग फेवरेट है तो वो सबसे पहले रीजनिंग को ही लेके बैठेंगे और पूरी खत्म करेंगे कि पूरा का पूरा सेक्शन करना है, सारे क्वेश्चंस। अब देखो, उसमें डिफिकल्ट भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे और इजी भी आएंगे। अब होता क्या है कि उसकी ईगो हर्ट करती है कि भाई मैंने इस पर ज़्यादा टाइम दे रखा है तो ये मेरा फेवरेट है और मेरे को इस पर स्कोर करना है, तो वो अपना मैक्सिमम टाइम उस पर ही स्पेंड करेगा और टाइम कब निकल गया उसको पता भी नहीं चलेगा और फिर अदर सेक्शंस छूट जाएंगे और उसको पता चलेगा कि भाई आसान से आसान क्वेश्चंस जिनको वो कुछ सेकंड्स में कर सकता था वो उसको आते हुए थे, वो उसने पढ़े हुए थे, लेकिन अब इतना टाइम भी नहीं है कि आप उसको पढ़ के उस पर आंसर भी क्लिक कर सको, ठीक है। लास्ट में बस वही 1-1.5-2 मिनट बचे हुए होते हैं, अब उसमें आप उनको पढ़ लो और उनके आंसर लगा लो, वो नहीं हो पाता है, 1-2 कोई कर पाओगे, फिर बंदा होपलेस हो जाता है, फिर सही होता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, राइट। तो देखो, आपको इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक पर्टिकुलर सेक्शन को लेने की बजाय आपको पूरे पेपर में सबसे पहले इजी जो क्वेश्चंस हैं उनको छांट के करो, पूरे पेपर का चारों सेक्शन से इजी क्वेश्चंस को छांट लो। तो ये आपका एक फर्स्ट राउंड होना चाहिए। पेपर को कई राउंड्स में करो, ये नहीं कि एक ही तरफ से लेके बैठ रहे हो, राउंड्स में करो, ठीक है। सबसे पहले इजी वाले कर लिए और देखो, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो आप अपना जो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा उसमें आप ये सेट करके चलो, जो ये मैं राउंड 1 लगाऊंगा या लगाऊंगी ये 30 मिनट्स में मेरा हो जाना चाहिए, 30 मिनट्स में ये करना है। तो देखो, आपको पता चलेगा 30 मिनट्स में आप 40% पेपर को सोल्व कर चुके होगे, ठीक है। 100 में से अराउंड आप 35 से 40 क्वेश्चंस को आसानी से कर चुके होगे। क्यों? क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस इस तरीके से बिखरे हुए होते हैं कि बच्चों को पता नहीं चलता और बच्चे एक तरफ से लेके चलते हैं और बीच बीच में ये डिफिकल्टी भी आते हैं और ये आपका टाइम पीते हैं और टाइम निकलता चला जाता है और एंड में आप इजी क्वेश्चंस को कर नहीं पाते। तो सबसे पहले चुन के ये इजी क्वेश्चंस करो राउंड 1 में, फिर आओ आप दूसरे राउंड में जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, दूसरे राउंड में इनको करो। देखो, जब आप पहले राउंड में अराउंड 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन कर चुके होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि भाई हम 100 को क्रॉस कर चुके हैं। देखो, 35 गुणा 3 कितना होगा, 105, तो आप 100 के ऊपर आ चुके हो। अब आपको 150 नंबर लाने के लिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए कितने क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, हार्डली 15 से 16 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। तो वो देखो, आपके सेकंड राउंड में जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे उससे हो जाएगा। बच रहा डिफिकल्ट, आप देखो फिल्टर करते हुए जा रहे हो। अब हम देखो इसी तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट करते थे और पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं फोड़ के आते थे उसको ढंग से, ठीक है, उसका पूरा पोस्टमार्टम, और बाद में आपके पास में इतना सफिशिएंट टाइम बच जाता है कि ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं ना ये भी आपके आसानी से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ चुका होता है कि आप जो ये एग्जाम है इसको ऑलमोस्ट आप हरा चुके होते हो, ठीक है। ये जितना भी सेक्शन है आपका 70 to 75% पेपर आपके कब्जे में आ चुका होता है, आपकी कट ऑफ क्लियर हो चुकी होती है और खूब अच्छा खासा आपका स्कोर बन चुका होता है। तो बंदे के अंदर जो होपलेसनेस होती है और जो नर्वसनेस होती है, जो स्ट्रेस होती है, जो उसके दिमाग को ठप्प करती है, राइट, वो चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं। अब उसका दिमाग फरारी की तरह दौड़ता है यहाँ पे। तो डिफिकल्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा ना वो भी आपके सामने घुटने टेकेगा फिर उस टाइम पे। तो इस तरीके से आपका पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब देखो, ये जो मैंने राउंड बताया कि भी ऐसे राउंड में आप पेपर को अटेम्प्ट करो, इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जीके को अटेम्प्ट करना चाहिए। जीके में सबसे कम टाइम लगता है, क्वेश्चन को देखोगे आता है तो हो जाएगा 2 सेकंड में, नहीं आता तो छोड़ दो, ठीक है। फिर आपको इंग्लिश पे आना चाहिए, इंग्लिश पे आ जाओ या रीजनिंग पे आ जाओ, लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगा कि आपको इंग्लिश को लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश पे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, देखते ही पता चल जाता है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद में आपको रीजनिंग में आना चाहिए और उसके बाद में आपको मैथमेटिक्स पे आना चाहिए। तो ये आपका ऑर्डर होना चाहिए चारों सेक्शंस का, सबसे पहले जीके, देन इंग्लिश, देन रीजनिंग, देन मैथमेटिक्स, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में, फास्ट स्पीड के साथ में आपको काम करना है। ओके, इतना फास्ट भी मत करना कि भाई गलत हो जाए और कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाए, पता चला कि भाई लगाना था ऑप्शन यहाँ पे लेकिन गलती से लग गया, 4th ऑप्शन लगाना था, 3rd ऑप्शन। तो देखो, ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेशक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, यदि आप ऐसे छांट के करते हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो मैं गारंटी से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा हूँ, आप 60%
पेपर को बड़े आसानी से कर लोगे। इतना कॉमन सेंस सभी के पास है, मैथ में भी कर लेते हैं लोग, रीजनिंग में भी, और इंग्लिश इतनी सबको आती है आजकल के ज़माने में कि आप 30 में से 20 क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। ओके, अब देखो ये तो थी हमारी प्लानिंग जिसको कि हम बैठ के बना रहे हैं, हम बैठ के बना रहे हैं ना, अभी हम बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आपने अपना दिमाग में माइंडसेट बना लिया कि हाँ भी हमको ऐसे करना है। लेकिन यदि आप पहली बार वहीं पे जाके करोगे ना, पहली बार आप वहीं पे जाके बैटिंग करोगे, देखो कोई भी बैट्समैन जाता है उससे पहले वो प्रैक्टिस करता है जो भी उसकी स्ट्रेटजी होती है। तो देखो आपसे वहाँ पर गलती ना हो उससे पहले आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत है। इससे देखो क्या होगा, एक तो आपकी स्पीड बनेगी, जब आप पहला मॉक टेस्ट दोगे तो आपका उसमें पक्का पेपर छूटेगा, आपके क्वेश्चन छूटेंगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि भाई मेरी स्पीड कितनी है, मुझे स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। ओके, जब आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे तब आपसे मिस्टेक्स होंगी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगी, कंसंट्रेशन नहीं होगा, तो वो दिक्कतें होंगी। तो देखो फिर आप उन पे काम करोगे तो आपकी फिर एक्यूरेसी बनेगी। स्पीड के साथ में, करेक्टनेस के साथ में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। ये जो मिस्टेक्स होंगी, क्या क्या मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं, आप उन पे काम करोगे, ठीक है। तो देखो आपके अंदर निखार आता हुआ चला जाएगा, कंट्रोल बनेगा, माइंड पे कंट्रोल बनेगा। ये जो भटका हुआ है ना इधर उधर, देखो मिस्टेक्स कब होती हैं, जब हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता है, हमारा दिमाग 36 जगह पे लगा हुआ होता है, एक जगह पे फोकस्ड नहीं होता, तब मिस्टेक्स होती हैं। तो इससे क्या आपका कंसंट्रेशन बनना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर पैनापन आएगा, आपकी धार तेज होगी, ठीक है, और आप एग्जाम के फेमिलियर हो जाओगे, वहां पे आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। ये सारे एडवांटेजेस होते हैं मॉक टेस्ट के। कहीं पे भी लगा लो, कैसा भी मिल रहा है, फ्री में, पेड, जो भी है लगा लो, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाना। अदरवाइज ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना कि फर्स्ट राउंड को 30 मिनट्स में कर लेना, नहीं होगा वो 30 मिनट्स में यदि आप ये प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अलग अलग स्पीड होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि भी मेरी स्पीड क्या है, वहां पे मेन एग्जाम में थोड़ी करोगे, राइट। तो यहाँ पे करके जाना। अब देखो आपको एग्जामिनेशन से जस्ट पहले 1-2 दिन पहले कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखोगे तो अच्छा करोगे, और यदि ये गलतियां करोगे तो आपकी अच्छी तैयारी बेशक हो चुकी है, फिर भी देखो आपसे ब्लंडर्स होंगे, मिस्टेक्स होंगी, और उसकी वजह से आपका पूरा रिजल्ट हिलेगा। एक तो आपको एंड मोमेंट पर स्टडी नहीं करनी चाहिए, जैसा कि हम जा रहे हैं, आज पेपर है, मेट्रो में जा रहे हैं, पढ़ते हुए जा रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं, पढ़े जा रहे हैं, फॉर्मूला ये वो फलाना ढिकड़ा, वहाँ पे और लोग खड़े हैं, वो अपना ज्ञान पेल रहे हैं, उनको देख के और हमको डिस्टर्बेंस हो रही है। तो देखो ये काम नहीं करना है। आपने जो भी करना है, एक दिन पहले पढ़ना छोड़ देना, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसी पे विश्वास करके जाओ, उसी से आप पेपर की तबाही मचा सकते हो, ठीक है। देखो एंड मोमेंट पर स्टडी करने से क्या होता है, आपके दिमाग में जो स्टेबिलिटी होती है ना वो डिस्टर्ब होती है, तो माइंड आपका स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। फिर वो कंसंट्रेशन के साथ में फोकस नहीं हो पाएगा, वो धार नहीं रहेगी, आप अपने दिमाग को थका रहे हो, और यदि वो थका हुआ रहेगा तो वो इफिशिएंसी के साथ में परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। आपको एवरेज डाइट लेनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। कम लेके जाओगे तो एनर्जी नहीं रहेगी और बोरियत आपको फील होगी, एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। ज़्यादा लेके जाओगे तो फिर आपको देखो भारीपन लगेगा, ठीक है। पूरी नींद लेके जाओ 7-8 घंटे की, बढ़िया से दिमाग को एकदम ठंडा लेके जाना, पूरी नींद लेके जाओगे तभी आपका दिमाग एक्टिवली वहाँ पे दौड़ेगा, राइट। और देखो कम से कम बातें आपको करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बात करोगे तो इतना ही आपका दिमाग आपके टारगेट पे से हटेगा। जिन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए एग्जामिनेशन में, जो गलतियां होती हैं, तो उन चीज़ों से फिर आपका ध्यान हट जाएगा और आप फिर वो गलतियां करोगे और फिर आपके लिए वो फैटल है, ठीक है। और देखो कूल रहो, कंपोज रहो, कॉन्फिडेंट रहो, जितनी तैयारी आपने करी है उस पर कॉन्फिडेंट रहो, उसमें विश्वास रखो कि भाई हमको इसी से पेपर करना है, जितना हमने पढ़ा है इसी में से आएगा, और आएगा यदि आपने स्मार्टनेस से इस तरीके से कॉमन सेंस लगा के पेपर को अटेम्प्ट किया। तो देखो बढ़िया से तैयारी करिए, मेरी विशेष आपके साथ है। इस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ में जाना है, घबराना नहीं है। घबराओगे तो 100% आपका नुकसान होगा। इस तरीके से जाइए, इस तरीके से जाओगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जाओगे तो 100% आपकी जितनी औकात है 60% करने की है तो आप 75% परफॉर्म करके आओगे। ओके, एंड आई एम डेड श्योर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। जो मैंने आपको तरीका बताया है इसी तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करना। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन examination and then for your SSB interview, and that's all for today in this class. Bye for now.